वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज आपको MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का पास्ट पेपर कराया जाएगा फाइनल टर्म के लिए। और ये पास्ट पेपर है स्प्रिंग 2010 का। इसमें जो सबसे पहला जो MCQs आया था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ बिज़नेस, यानी कि कौन कौन से इनमें से बिज़नेस के कंपोनेंट हैं। तो इंडस्ट्री और कॉमर्स ये दोनों ही बिज़नेस के कंपोनेंट हैं, ये दोनों मिलके बिज़नेस बनाते हैं, यानी कि बिज़नेस के अंदर ये दोनों चीज़ें शामिल हैं, इंडस्ट्री भी शामिल है और कॉमर्स भी शामिल है। नाउ द नेक्स्ट MCQs इज़ दी, इसमें ये कहा गया है कि एक नोटिस दिया जाता है एनुअल जर्नल मीटिंग से पहले मेंबर्स को। तो वो नोटिस कितने दिन पहले दिया जाता है मीटिंग से पहले? तो वो दिया जाता है 21 दिन पहले। तो 21 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा एनुअल जर्नल मीटिंग से पहले, जो मेंबर्स को दिया जाएगा। Now the next is the portion of capital kept at the winding up of a company for the payment of debts, यानी एक पोर्शन जो कैपिटल का हटा के रख दिया जाता है पेमेंट के लिए डेब्ट्स की, कर्ज की। तो उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? वो कहलाया जाता है रिजर्व कैपिटल, क्योंकि उसको एक तरफ हटा के रख दिया जाता है, रिजर्व में रख दिया जाता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ये तमाम स्टेटमेंट फ्रेंचाइज के बारे में है। तो इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो ये है कि अ फ्रेंचाइजी नेवर हैज़ टू पे द फ्रेंचाइजर अ परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू, कि एक फ्रेंचाइजी जो है वो कभी भी फ्रेंचाइजर को परसेंटेज ऑफ सेल के मुताबिक रेवेन्यू यानी कि इनकम जो है वो पे नहीं करेगा, जबकि असल में फ्रेंचाइजी पे करता है, क्योंकि फ्रेंचाइजर ने राइट दिए होते हैं फ्रेंचाइजी को, तो उसके बदले में फ्रेंचाइजी जो है वो रेवेन्यू का हिस्सा जो है वो फ्रेंचाइजर को देता है। नाउ द बिजनेस सक्सेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, यानी बिजनेस की सक्सेस किन किन चीज़ों की वजह से हो सकती है? तो उसमें लक भी शामिल है, हार्ड वर्क भी शामिल है और हाई डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। नाउ अब एक कॉन्सेप्ट के बारे में कहा गया है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें फर्म जो है, कंपनी जो है वो सोचती है प्रोटेक्ट करने को कंज्यूमर को और फेयर वेजेस पे करना, यानी अच्छी वेजेस पे करना जो होनी चाहिए, और मेंटेनिंग करना फेयर हायरिंग प्रैक्टिसेस, अच्छी हायरिंग प्रैक्टिसेस अच्छी हों, जो लोगों को हायर किया जाए, एजुकेशन को सपोर्ट करना और एनवायरमेंटल इशू को भी कंसिडर करना। तो इन तमाम चीज़ों का अगर कोई फर्म ख्याल रखती है तो उसको हम कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई सोशल रिस्पॉन्सिबल फर्म होगी तो हम उसको कहेंगे कि वो इन सब चीज़ों के ऊपर वो। Now the next is the dash is the process used by an organization to attract a qualified pool of job applicant, यानी कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट करती है जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको जॉब के लिए, जॉब की एप्लीकेशन के लिए, उसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के ज़रिए अट्रैक्ट किया जाता है। नाउ दी नेक्स्ट वन इज़ द प्रॉफिट शेयरिंग, गेन शेयरिंग एंड पे फॉर नॉलेज प्लान्स आर एग्जाम्पल ऑफ। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग, गेन शेयरिंग और पे फॉर नॉलेज, ये तमाम जो प्लान्स हैं ये किसकी एग्जाम्पल हैं? ये है कंपनी वाइड इंसेंटिव, क्योंकि ये पूरे की पूरे कंपनी वाइज दिया जाता है इंसेंटिव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट ट्रू अबाउट सर्विसेज, अब सर्विसेज के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो वो है टेंजिबल, कि सर्विस टेंजिबल नहीं होती, क्योंकि टेंजिबल क्या होती है? गुड्स टेंजिबल होते हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन सर्विसेज नहीं होती। नाउ दी पोजीशन यूटिलिटी क्या है? पोजीशन यूटिलिटी का मतलब है जब गुड्स और सर्विस इज़ ऑब्टेन्ड एंड देयर इज़ अ राइट टू यूज़ और कंज्यूम इट, जब आपने गुड्स या सर्विस हासिल कर ली और आपके पास राइट है कि आप इस्तेमाल करें उसे या कंज्यूम करें, तो उसको हम कहते हैं पोजीशन यूटिलिटी, यानी एक तरह से ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाए तो तब पोजीशन यूटिलिटी हो जाती है। नाउ डैश इंक्लूड्स ऑल ऑफ द एक्टिविटीज़ मैनेजर्स एंगेज इन टू फोरकास्ट देयर करंट एंड द फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड। अब इनमें से कौन किस चीज़ में तमाम वो एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं जिसमें मैनेजर जो है वो फोरकास्ट करते हैं करंट और फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स की नीड होती है करंट या फ्यूचर की, तो वो जो फोरकास्ट की जाती है वो कहलाती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, HR प्लानिंग जिसको कहा जाता है। तो ये HR मैनेजर जो है कर रहा होता है ये काम, तो इसको हम कहते हैं HR प्लानिंग, जिसके अंदर करंट और फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज को फोरकास्ट किया जाता है। नाउ दी स्पेसिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट रिलेट टू दी, स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं प्रोडक्ट की वो रिलेट करती हैं किससे? टाइप ऑफ सर्विस डेटा प्रोवाइड अलॉन्ग विद दी प्रोडक्ट, जो टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं प्रोडक्ट के साथ। अब नेक्स्ट है कि कम्युनिकेशन बिटवीन सेलर एंड पोटेंशियल बायर। अब एक कम्युनिकेशन जो होती है सेलर और बायर के दरमियान, और वो इसलिए की जाती है ताकि इन्फ्लुएंस किया जा सके एटीट्यूड और बिहेवियर को, उसको हम कहते हैं प्रमोशन। प्रमोशन एक तरह की कम्युनिकेशन नहीं होती है, और एडवर्टाइजिंग भी उसी की एक टाइप है। लेकिन अब यहाँ पे एडवर्टाइजिंग भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन एडवर्टाइजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि एडवर्टाइजिंग प्रमोशन की एक टाइप है। प्रमोशन
के अंदर तमाम चीज़ें आ जाती हैं कम्युनिकेशन की जो सेलर और बायर के दरमियान होती हैं, जिसके ज़रिए बायर को इन्फ्लुएंस किया जा रहा होता है उनके बिहेवियर को और उनके एटीट्यूड को, तो उसको हम कहते हैं प्रमोशन। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट कैन बी टेंजिबल भी हो सकती है, प्रोडक्ट इंटेंजिबल भी हो सकती है, एंड समथिंग दैट इज़ ऑफर फॉर सेल, और जिसको ऑफर फॉर सेल किया जाए, तो तमाम के तमाम ऑप्शन इसमें शामिल होते हैं। कंज्यूमर गुड्स को हम क्लासिफाइड करते हैं, यानी कंज्यूमर गुड्स किस तरह के होते हैं। कन्वीनियंस गुड होता है, शॉपिंग गुड होता है और स्पेशलिटी गुड भी होता है। एक होता है इंडस्ट्रियल गुड और एक होता है कंज्यूमर गुड। तो कंज्यूमर गुड में तीनों तरह के गुड्स आ जाते हैं। नाउ द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वे कॉम्पिटिटर्स अपेयर, कौन से स्टेज में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कॉम्पिटिटर्स अपेयर होते हैं? वो होता है मेच्योरिटी पीरियड, जब ये प्रोडक्ट अपनी पीक पे चली जाती है। जब ग्रो हो रही होती है तो कॉम्पिटिटर्स देखना शुरू कर देते हैं कि प्रोडक्ट ग्रो हो रही है, और मेच्योरिटी पीरियड में वो आ जाते हैं। नाउ द एक्सपेक्टेशन that specify the role of a firm in a price firm's marketing and strategic plan are, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि प्राइस के बारे में नहीं है कि ऐसी एक्सपेक्टेशन जो स्पेसिफाई करती है रोल ऑफ प्राइस इन फर्म्स, यानी कि प्राइस का क्या रोल है फर्म्स की मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक प्लान में, उसको हम कहते हैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके? अच्छा, अब इनिशियली हायर प्राइस जो सेट किए जाते हैं, कोई भी नई प्रोडक्ट है उसकी हाई प्राइस सेट कर दी, उसको हम कहते हैं स्किमिंग करना कहते हैं उसको। अब जो नेक्स्ट वन है उसमें लिखा है कि विच टाइप ऑफ सेल्फ प्रमोशन, कौन सा सेल प्रमोशन यूज़ होता है जब एक मैन्युफैक्चरर प्लेसेस वन स्मॉल बॉटल ऑफ शैम्पू इन अ क्लियर पैक। एक स्मॉल बॉटल जो है उसने एक शैम्पू की एक साफ बैग में, एंड हैंग इट फ्रॉम द डोर ऑफ ईच हाउस इन अ नाइबरहुड, यानी कि उसने एक छोटी बॉटल लेके एक साफ़ सुथरे बैग में लगाकर और जो है वो लटका दी उसने हर घर के दरवाजे में अपने नाइबरहुड में। उसको हम क्या कहेंगे? सैंपल, क्योंकि वो एक सैंपल दिया जा रहा है, तो हर वो बॉटल जो लगाई गई है छोटी सी बैग के अंदर वो एक सैंपल है, तो इसको हम कहते हैं सेल प्रमोशन की टाइप में सैंपल। नाउ द एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेसेस यूज्ड इन मेकिंग बोथ द टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल प्रोडक्ट। अब ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे टेंजिबल और नॉन टेंजिबल दोनों प्रोडक्ट बन रही हैं, उसको हम कहते हैं ऑपरेशंस। अंडर विच कॉस्ट फ्लो अजम्पशन इज़ द एंडिंग इन्वेंटोरी कंपोस्ट ऑफ द अर्लीस्ट परचेज मर्चेंडाइज। अब इनमें जितने भी यहाँ नीचे कॉस्ट फ्लो की वो दिए हुए हैं अजम्पशन। अब एंडिंग इन्वेंटोरी कहाँ जो है वो अर्लीस्ट परचेज़ की जाती है, आखिर में आने वाली इन्वेंटोरी को पहले परचेज़ किया जाता है, वो है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि आखिर में आने वाली फर्स्ट आउट होगी। Now the next is the preferred method of achieving total quality cost in process output is to, एक preferred method कौन सा है total quality को अचीव करने का? वो है रिलाई करना हाईली ट्रेंड एंड डेडिकेटेड इंस्पेक्टर पे, यानी एक टीम ऐसी हो जो हाईली ट्रेंड हो और इंस्पेक्टर्स जो हों जो चेक करने वाले हों वो डेडिकेटेड हों। तो जाहिर बात है क्वालिटी, टोटल क्वालिटी के लिए हाईली ट्रेन होना ज़रूरी है टीम का। ना व्हाट इज़ डेटा? अच्छा, अब डेटा क्या है? डेटा जो है वो तमाम ऑप्शंस हैं जो यहाँ दिए गए हैं, जो कि फैक्ट्स हैं डेटा, उसके अलावा डेबिट क्रेडिट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी डेटा है, और सेम थिंग एज इन्फॉर्मेशन। नाउ अब नेक्स्ट वन इज़ दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड इज द लार्ज स्केल इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग अ फर्म्स प्रोसेसेस अक्रॉस प्रोडक्ट लाइन, डिपार्टमेंट एंड जोग्राफिकल लोकेशन। अब ये जो यहाँ दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जो एक बड़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। अब वो जो बड़ा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग और मैनेजिंग करने के लिए फर्म्स प्रोसेसेस को, तो उसको हम कहते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये एक सॉफ्टवेयर होता है। नाउ दी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि वो कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो शो करता है कैश एक्टिविटीज़ अकाउंटिंग पीरियड के दरमियान। अब कैश एक्टिविटीज़ को शो कर रहा है तो उसके नाम से ही पता चल रहा है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। नाउ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग गैप इज ट्रू। अब इनमें से कौन सी चीज़ गैप के बारे में सही है? तो ये तमाम जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं तमाम सही हैं, क्योंकि गैप जो है वो जनरली एक्सेप्टेड भी है और ये यूज़ होता है वर्ल्ड के अंदर, और इसके अंदर चेंजेस अगर आएँ तो वो अप्रूव लेना पड़ता है सेनेट फाइनेंस कम्युनिटी से। नाउ इन्वेंटोरी कॉस्ट फ्लो अजम्पशन वेयर द ओल्डेस्ट इन्वेंटोरी आइटम इज़ लाइकली टू रिमेन ऑन द बैलेंस शीट। अब एक ऐसा इन्वेंटोरी कॉस्ट फ्लो अजम्पशन जहाँ पे ओल्डेस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेंटोरी आइटम जो है वो लाइकली टू रिमेन, यानी रिमेन रहती है, बाकी रहती है बैलेंस शीट में, वो कहलाया जाता है लीफ ऑन, लास्ट इन फर्स्ट आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड जनरली हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, यानी कि जितना पैसा उसने लगाया है उससे ज़्यादा भी वो मकरूज़ हो सकता है, तो वो है ऑनर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का जो ऑनर है वो जितना पैसा लगाता है उससे ज़्यादा का भी वो मकरूज़ हो सकता है।
अब एक सिचुएशन आ जाती है जब कंट्री की इंपोर्ट ज़्यादा हो जाती हैं एक्सपोर्ट से, तो उसको हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। यहाँ सरप्लस लिखा हुआ है जो कि गलत है, यह है ट्रेड डेफिसिट। नाउ द मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, मार्केटिंग डिस्क्राइब एनवायरनमेंट जो उसको हम बेहतर किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो डायनामिक है और चेंजिंग है, क्योंकि उसमें चेंज आ रहे हैं, एक रुका हुआ नहीं रह सकता मार्केटिंग एनवायरनमेंट। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय अ कंपनी चेयरमैन बेस्ट रिफ्लेक्ट द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह रिफ्लेक्ट करता है, तो वो ये ऑप्शन है 4। वी हैव ऑर्गेनाइज अवर बिजनेस टू मेक सर्टेन दैट वी सेटिस्फाई कस्टमर नीड, यानी कि हमारा बिजनेस कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है कि हम सेटिस्फाई करते हैं कस्टमर नीड्स, क्योंकि मार्केटिंग का मेन जो पर्पस है वो यही है कि कस्टमर नीड्स को सेटिस्फाई करना, तभी मार्केटिंग हो सकेगी। नाउ अब एक यहाँ केस स्टडी नुमा दिया हुआ है कि एक नेयर कारपेट है जिसने एक कारपेट बनाया और ऐसा कारपेट बनाया जो स्ट्रेन रेजिस्टेंस है, यानी उसको धब्बे नहीं लग सकते, ड्यूरेबल है। लेकिन अब उस चीज़ के बारे में उन्हें अपने कस्टमर को एजुकेट करना चाहिए, अपने कस्टमर को बताना चाहिए। तो अब ये जो बताने वाली बात हो रही है, ये मार्केटिंग मिक्स के कौन से पीस में आता है, प्रोडक्ट में, प्राइस में, प्रमोशन में, प्लेस में, तो ये आता है प्रमोशन में, क्योंकि प्रमोशन के थ्रू ही बताया जा रहा होता है कस्टमर को कि हमारी प्रोडक्ट क्या है। नाउ अब है 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ इन्फ्लुएंस दैट आर बिलीव टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। अब इनमें से 3 तरह की चीज़ें हैं जो कंज्यूमर के बाइंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। एक तो पर्सनल है, साइकोलॉजिकल है, और एक सोशल है, सोसाइटी यानी माशरा जो है वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है कंज्यूमर को ख़रीदने के लिए कोई भी चीज़। अब नेस्ले योगर्ट रिप्रेजेंट करती है विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर मोस्ट कंज्यूमर, कौन सी प्रोडक्ट को नेस्ले योगर्ट रिप्रेजेंट कर रही है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट। नॉर्मली योगर्ट कन्वीनियंस गुड है, लेकिन ये एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो ये स्पेशलिटी गुड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ एज अ प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ एन इंजीनियरिंग फर्म, एक प्रोडक्शन मैनेजर, आप सोचें कि एज अ प्रोडक्शन मैनेजर एक इंजीनियरिंग फर्म के, यू वेंट आउट एट बॉट अ मेटल कटिंग मशीन, आपने एक मशीन ख़रीदी जो मेटल को कट करती है, काटती है। व्हाट यू हैव परचेज कैन बी बेस्ट क्लासिफाइड एज, अब जो आपने मशीनरी ख़रीदी उसको अब क्या कहा जाएगा, एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। मशीन ख़रीदना किसी फर्म के लिए वो कहा जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। आपको मैंने बताया था एक कंज्यूमर प्रोडक्ट और एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। अच्छा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन्फ्लुएंस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है किसको, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, जितने भी मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स होते हैं उन सबको। नाउ all elements of the marketing mix are influenced by the physical distribution function. For this reason it is important for marketer to remember that. अच्छा, अब तमाम एलिमेंट्स जो है मार्केटिंग मिक्स के इन्फ्लुएंस होते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन से, जो कि ऊपर वाली MCQs में भी आ चुका है। तो इस रीज़न की वजह से ये इंपॉर्टेंट है मार्केटर के लिए कि वो रिमेंबर रखें, याद रखें क्या, कि नो सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल सिचुएशन इन टारगेट मार्केट। कोई एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो आइडियल नहीं है तमाम सिचुएशंस के लिए, टारगेट मार्केट के लिए, यानी किसी एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर रिलाई ना करें, उसको ये ना समझें कि वो हर जगह बेहतर होगा हर सिचुएशन में और हर मार्केट के अंदर। अब एक एग्जांपल दी गई है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होलसेलर, एक फ्रूट और वेजिटेबल का जो होलसेलर है उसने बाई किया, ख़रीदा लोडेड ट्रक ऑफ स्ट्रॉबेरी, एक स्ट्रॉबेरी का ट्रक उसने ख़रीदा जो मतलब भरा हुआ था सामान से, फ्रॉम अ लोकल फार्मर से। उसके बाद उसने डिवाइड कर दिया उन सबको 10 kg के बास्केट में, ताकि वो सेल कर सके ग्रोसरी स्टोर को, यानी 10-10 kg के हिसाब से उसने डिवाइड कर दिया जो उसने ट्रक का अंदर सामान ख़रीदा था। इस फंक्शन को हम सॉर्टिंग फंक्शन को हम कहते हैं क्या, असॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग तो है लिखा हुआ, तो इसको हम असॉर्टिंग कहेंगे। नाउ दी प्रोडक्ट्स एबिलिटी दैट इट कैन नॉट बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस इन डिफरेंट कैपेसिटीज़ एंड अंडर डिफरेंट कंडीशन टर्म दैट। अब एक प्रोडक्ट की एबिलिटी डेट कैन नॉट बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस इन डिफरेंट कैपेसिटी, जो कि यूज़ नहीं किया जा सकता वेरियस पर्पसेस के अंदर के लिए डिफरेंट कैपेसिटीज़ में, अंडर डिफरेंट कंडीशन में, उसको हम कहते हैं क्या, फ्लेक्सिबिलिटी और अवेलेबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी भी दिया हुआ है, इनफ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबिलिटी, लेकिन जो इसका ऑप्शन एक्चुअली है वो है इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, इनफ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि अगर प्रोडक्ट इनफ्लेक्सिबल होगी तो ही उसको वेरियस पर्पसेस के लिए और डिफरेंट कंडीशन में उसको यूज़ नहीं किया जा सकता, इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। अब क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। अब जो यहाँ दिए गए स्टेटमेंट इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ जो दिया हुआ है इट रेफर्स टू दी प्रिवेंशन ऑफ दी प्रोडक्ट डिफेक्ट। अब क्वालिटी एश्योरेंस में नहीं होता ऐसा।
इसी तरह से इट इज़ एन ऑडिटिंग फंक्शन दैट प्रोवाइड फीडबैक्स टू द प्रोजेक्ट टीम्स एंड क्लाइंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ आउटपुट बीइंग प्रोड्यूस एंड इट इज़ द टेक्निकल प्रोसेस दैट इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल चार्ट। Now which of the following is considered as the pillar of quality? Pillar of the quality किसको consider किया जाता है? वो है process improvement। process improvement जो है वो pillar of the quality consider किया जाता है। अब एक लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक पर्सन ने को ज़रूरत है कि वो एक मेडिसिन ख़रीदे मिडनाइट में एंड गेट इट फ्रॉम द फार्मेसी से हासिल करें। तो अवेलेबिलिटी की जो मेडिसिन की रात में अवेलेबिलिटी हो रही है मिडनाइट में, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? टाइम यूटिलिटी, क्योंकि वक्त पे चीज़ मिल रही है, उसको हम कहते हैं टाइम यूटिलिटी। नाउ द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब एक कम्युनिकेशन फ्लो करती है ऊपर से नीचे तरफ तो उसको कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रही है। नाउ द ऑडिटर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं उनको हम कहते हैं इंटरनल ऑडिटर्स। और एसेट जिसको फिजिकली हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, उसको हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है, ये भी एक तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब एक प्लान की बात हो रही है या एक एस्टिमेट जो फ्यूचर एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के लिए बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं बजटिंग। बजटिंग के अंदर हम जो है वो फ्यूचर के एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के लिए प्लान बना लेते हैं। नाउ दी एक्सप्लेन द नेचर एंड जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर क्या होती है, जनरल पर्पस क्या क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता क्या है, पहले तो थोड़ा बहुत देख लें। आपको ये बता दूं मैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो वगैरह शामिल होते हैं। ये तमाम स्टेटमेंट्स शामिल होते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद ये है कि इनके अंदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। इनको बनाने का मकसद ये होता है कि उन लोगों तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जिनको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। अब कौन कौन से लोग हो सकते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र हैं? वो हैं इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं जो जिनका कर्जा चढ़ा होता है बिज़नेस पे, मैनेजमेंट भी हो सकती है, रेगुलेटरी बॉडीज़ भी हो सकती हैं, ये लोग हो सकते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तमाम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल हैं। यानी कोई एक स्टेटमेंट नहीं, ये स्टेटमेंट्स हैं, कई सारे स्टेटमेंट्स हैं ये। और ज़ाहिर बात है ये बिज़नेस इंफॉर्मेशन का एक बहुत अहम तरीन कंपोनेंट है, बहुत अहम तरीन ये हिस्सा है। टेक्निकल सेंस में देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एक्चुअली समेशन है, एक तरह की समरी है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक ख़ास वक्त में जो फाइनेंशियल पोजीशन है, माली जो सूरत हाल है किसी भी एंटिटी की, किसी भी फर्म की, किसी भी कंपनी की, उसको ये बता रहा होता है कि उस कंपनी की कैसी माली सूरत हाल है। और जनरल पर्पस जो है, इसका एक आम पर्पस जो कह लें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, आर डिज़ाइन टू मीट द नीड ऑफ मैनी डाइवर्स यूज़र, कई सारे यूज़र्स की नीड को पूरा करता है। पार्टिकुलरली प्रेजेंट एंड पोटेंशियल ओनर्स एंड क्रेडिटर, जैसे कि ओनर्स हैं और क्रेडिटर्स हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम सिंप्लीफाइंग, कंडेंसिंग एंड एग्रीगेटेड गेटिंग मासेस ऑफ डेटा ऑब्टेन्ड प्राइमरी फॉर अ कंपनी अकाउंटिंग सिस्टम। अच्छा, अब है व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम। अब ये जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम का क्या मतलब है? तो जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब भी कभी सप्लाई की ज़रूरत होती है तब सप्लाई मिल जाए, किसी भी प्रोडक्ट की जब भी सप्लाई की ज़रूरत हो तब मिल जाए। ये ट्रेडिशनल किस्म का सप्लाई सिस्टम नहीं है, ये ऐसा सिस्टम है कि सप्लाई की जैसी ज़रूरत हो तब सप्लाई मिल जाए। और जो रिलायबल किस्म के सप्लायर होते हैं उन्हीं की तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम जो है वो पॉसिबल हो सके। और ये प्रोडक्शन के अंदर भी यूज़ हो सकता है और मार्केटिंग के अंदर भी इसका यूज़ हो सकता है। मार्केटिंग के अंदर इसका यूज़ इस तरीके से हो सकता है कि जो स्टोर्स हैं, स्टोर्स का जो रिकॉर्ड है कि कितनी प्रोडक्ट जो है, फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन की क्वांटिटी ख़त्म होने वाली है एक स्टोर के पास, तो कंपनी को फ़ौरन पता चल जाए, कुछ इस तरह से सर्वर बना हुआ हो कि कंपनी को फ़ौरन पता चल जाए कि इस स्टोर में ये वाली मेडिसिन ख़त्म होने वाली है, तो कंपनी फ़ौरन वो मेडिसिन वहाँ सप्लाई कर दे, तो उसको हम कहेंगे जस्ट इन टाइम सिस्टम। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द पुश एंड द पुल स्ट्रेटजीज़ फॉर प्रमोशन। अब पुश और पुल स्ट्रेटजीज़ का मतलब क्या है? पुश का मतलब होता है धकेलना, पुल का मतलब होता है खींचना। तो पुश स्ट्रेटजी में क्या होता है कि प्रोडक्ट को धकेला जाता है। प्रोडक्ट को किस तरह धकेला जाता है कि शॉपकीपर को इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है या उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ओप्पो कंपनी वाले अपने शॉपकीपर को बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं प्रॉफिट, तो अक्सर शॉपकीपर ओप्पो का फ़ोन जो है वो ज़्यादा सेल करने की कोशिश करते हैं।
और इसी तरह से मेडिसिन कंपनी भी पुश स्ट्रेटजीज़ यूज़ करती हैं और वो जो है अपने सेल्स रेप को भेजती हैं ताकि डॉक्टर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मेडिसिन्स लिखें, तो वो भी एक पुश स्ट्रेटजीज़ है। इसी तरह से अब अगर पुल स्ट्रेटजीज़ की हम बात करें, पुल का मतलब होता है खींचना। पुल में स्ट्रेटजीज़ में जो खींचा जाता है वो इस तरीके से कि कुछ इस तरीके से प्रमोशन की जाती है कि कस्टमर इस तरह इन्फ्लुएंस हो जाता है कि उसका दिल चाहता है कि वो प्रोडक्ट ख़रीदे। अब इसकी एग्जांपल अगर दी जाए तो क्यों मोबाइल वाले जैसे ऐड के ऊपर ठीक ठाक पैसा लगाते हैं प्रमोशन के ऊपर, तो अब ऐड वगैरह और उनकी प्रमोशन देख के कस्टमर जो है वो, अब फ़ोन जैसा भी हो लेकिन कस्टमर जो है वो ऐड देख के इतना ज़्यादा उसको अच्छा लगता है फ़ोन के, वो फिर फ़ोन ख़रीदने का वो सोचता है, तो उसको कहते हैं पुल स्ट्रेटेजी, यानी खींच लिया उन्होंने कस्टमर को अपनी तरफ। नाउ दी next question is the define the term material management and what are the problem faced by the material managers in today's world। अब material management का मतलब ये है कि मटेरियल को कुछ इस तरीके से कंट्रोल किया जाए कि जिससे वो मैक्सिमम प्रॉफिट दे, मैक्सिमम रिटर्न मिले, यानी इतनी क्वांटिटी हो मटेरियल की, ज़ाहिर बात है कि ना तो बहुत ज़्यादा मटेरियल को रख लिया जाए और ना बहुत कम हो, इतनी लेवल हो उसकी कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, यानी जितनी ज़रूरत है मटेरियल की उतना मटेरियल आए। जब डिमांड आ रही है तो डिमांड पूरी हो सके, और अगर डिमांड गिर जाए तो मटेरियल की क्वांटिटी, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर आ जाती हैं। अब जाहिर बात है इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, जैसे स्टोर रूम्स हैं, उसके लिए स्टोर रूम्स की ज़रूरत पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की ज़रूरत पड़ती है, तमाम चीज़ें आती हैं। उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल ऑफ परचेजिंग, जाहिर बात है जो ख़रीदा जा रहा है मटेरियल उसकी क्वालिटी चेक करना एंड स्टैंडर्ड्स वगैरह देखना, इन्वॉल्व इन ऑर्डरिंग, शिपिंग एंड वेयर हाउसिंग, तो तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, उसको रखना, तो ये तमाम चीज़ें जो है कई सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। नाउ दी डिफाइन दी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अब चैनल ऑफ कम्युनिकेशन और उसके टाइप्स के बारे में है ये, तो वेरियस सोर्सेज यूज बाय द मार्केटर टू सेंड मार्केटिंग मैसेजेस टू पोटेंशियल कस्टमर। बहुत सी सोर्सेज यूज़ करता है एक मार्केटर अपने मार्केटिंग मैसेजेस को पहुंचाने के लिए पोटेंशियल कस्टमर को। कम्युनिकेशन चैनल जो है वो पर्सनल भी हो सकता है, जिसमें दो या ज़्यादा लोग जो है वो कम्युनिकेट डायरेक्टली कर रहे होते हैं एक दूसरे से, जैसा कि कस्टमर सेल्स पर्सन रिलेशनशिप है, या फिर इम्पर्सनल जैसे बिलबोर्ड वगैरह। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें वर्बल कम्युनिकेशन है और नॉन वर्बल है। वर्बल से मुराद वो कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड का यूज़ हो रहा हो। अब वर्ड का यूज़ हो रहा हो तो ये रिटर्न भी हो सकती है, जैसा कि आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है, आपको ये रिटर्न कम्युनिकेशन है, ये भी एक वर्बल कम्युनिकेशन है। और मैं बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो ये ऑरल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। तो इस वक्त आपके साथ जो मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ ये वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, रिटर्न भी है और ऑरल भी है, लिखी हुई भी आपके सामने आ रही है और मैं बोल भी रहा हूँ, तो ये पूरी की पूरी वर्बल कम्युनिकेशन है। और दोनों हिस्सों में डिवाइड है, यानी कि अगर कोई ऑरल कम्युनिकेशन करेगा उसको भी हम वर्बल कहेंगे और रिटर्न करेगा उसको भी हम वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे, यानी वर्ड्स का यूज़ किया जा रहा है। जबकि नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होती है उसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता। बॉडी लैंग्वेज वगैरह, पोस्चर वगैरह, जेस्चर वगैरह, इशारे वगैरह, ये तमाम चीज़ें, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह, यानी कि बोले बग़ैर, अल्फाज की अदायगी के बग़ैर जितने भी चीज़ें शामिल होती हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ सकती हैं। इसमें कुछ ऐसी आवाज़ें भी शामिल आ सकती हैं जैसे कोई म्यूज़िक है या फिर कोई और भी आवाज़ शामिल हो सकती है, जिसके ज़रिए जो है वो वर्ड्स का यूज़ नहीं हो रहा है लेकिन जो है वो मैसेज कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। तो उन तमाम चीज़ों को हम कहेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जबकि वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज़ लाजमी है। तो ये था आज का लेसन जिसमें आपको एक ईयर कंप्लीट कराया गया फाइनल टर्म के लिए। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस तरह के मज़ीद पास्ट पेपर की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।